प्रफुल्ल को जैसे ही पता चला कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ गई थी तो उसके हाथ पैर फूल गए थे। उसने पुलिस को अपनी तरह से समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी और आखिर में उसे हथकड़ी पहननी पड़ी। उसके चले जाने के बाद में शिवराज को तमाम तरह की चिंताओं ने घेर लिया। इधर लकी भी तेजिंदर का मुंह खुलवाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे उस पैसे के बारे में जानकारी निकालनी थी जो तेजिंदर ने गबन करके अपने पास में रख लिया था। लकी, मुझसे फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या बात करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा, तेजिंदर ने कहा। वो सच में बहुत जिद्दी हो गया था। लकी सिर्फ हाथ बांधे उसकी तरफ देखता चला जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें जब तेजिंदर को परेशान करने लगी तो उसने कहा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार कर जीत जाओगे तो तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेजिंदर ने कहा। उसकी आवाज और अंदाज से ही इस चीज का साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बेबाक और निडर हो गया था। उसके सामने लकी की जगह भगवान भी आकर खड़े हो जाते तो भी वो अपना मुंह खोलने को राजी नहीं था। उसने फिर से लकी की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मुझे मारने से तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे जाने के बाद एसोसिएशन के ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुमसे नफरत करते हैं। वो भले ही तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन वो पीठ पीछे तुम्हें मारने की प्लानिंग पहले से ही करके बैठे होंगे। वो तुम्हें कब मार देंगे ना, इस चीज का तुम्हें अंदाजा भी नहीं लग पाएगा। ये तो मुझे पहले से ही पता है तेजिंदर भाई। मैं जिस जगह पर बैठा हूं वहां पर मुझे अपने नीचे कांटे ही कांटे नजर आते हैं। हर पल मेरी पीठ के पीछे ना एक छुरा चल रहा होता है और ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन मैं भूत हूँ और भूत सबको मार सकता है, लेकिन भूत को ना कोई मार नहीं सकता, समझे आप? लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। उसकी ये बात सुनकर तेजिंदर को उससे और ज्यादा घबराहट होने लगी। फिर भी उसने अपना मुंह बंद का बंद ही करके रखा हुआ था। वैसे मुझे पता चला कि आप किसी के सामने बात करने को राजी नहीं हो, इसलिए मैं खुद यहाँ आपका मुंह खुलवाने के लिए आ गया हूँ। जो भी पुराने खाते हैं मुझे लगता है कि हमें उन्हें बैठकर क्लियर कर लेना चाहिए। क्या है, आपके जाने के बाद भी ना आपके खाते खुले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अगर नहीं बोलोगे तो मैं कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, लकी ने कहा। उसकी बात सुनकर तेजिंदर हंस पड़ा और उसने कहा, जब चेलों से काम नहीं बना तो खुद गुरु को आना पड़ा। क्या बात है। गुलशन, जरा मुझे वो सुई देना जो हमने रास्ते में खरीदी थी, लकी ने कहा और गुलशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। रास्ते में आते हुए उन्होंने कई सुइयां खरीदी थीं। गुलशन ने अपना हाथ बढ़ाया और पूरा पैकेट लकी के हाथ में रख दिया। लकी ने भी उन्हें उठाया और सीधा तेजिंदर के शरीर में गोदना शुरू कर दिया। तेजिंदर को लग रहा था कि लकी उसे किसी तरह की सजा देने वाला है, लेकिन जब उसने लकी को ये सब करते हुए देखा तो वो खुद भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ये सब क्या कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे एक जोर का झटका लगा और उसके पूरे चेहरे का रंग ही बदल गया। पहले तो उसे पसीना आने लगा, उसके बाद में उसका पूरा बदन कांपने लगा और आखिर में वो अपनी ही जगह पर बैठा बैठा उछलने लगा। हालांकि वो बंधा हुआ था, लेकिन वो अपने बंधन से आजाद होने की कोशिश में लगा हुआ था और इसलिए बार बार उछला चला जा रहा था। गुलशन को सबसे पहले ये बात समझ में आई कि उसके साथ में क्या हो रहा था, इसलिए उसकी हंसी भी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे तेजिंदर भाई, आप तो उछलने लगे, लेकिन आप चिंता मत करो। ये जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है ना, वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं होगा। आपका पूरा शरीर सिर्फ आधे घंटे में सूख जाएगा और उसके बाद जो भी तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएंगी, लकी ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, तेजिंदर की डर के मारे और ज्यादा हालत खराब हो गई। वो बहुत ही बेचैन नजर आ रहा था और उसी बेचैनी में उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, लकी ऐसा मत करो लकी। ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, प्लीज इसे रोक दो, इसे जल्दी रोक दो, वरना मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। तेजिंदर खुद इतने सालों से कानून से जुड़े हुए मसले को देख रहा था। बहुत से लोगों को उसने अपने हाथों से सजा भी दी थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह की भी कोई सजा हो सकती थी। कहने को तो वो बस कुछ देर में भी खत्म हो सकती थी। अगर सजा के बाद में वो खुद खत्म नहीं होता तो उसकी हालत ऐसी हो जाती कि वो अपनी जगह से खड़ा तक नहीं हो पाता। उसका शरीर जैसे अंदर बाहर सभी जगहों से छिलना शुरू हो गया। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने एसोसिएशन का 30 करोड़ रुपए खाया है। मैंने एसोसिएशन से 30 करोड़ रुपए का गबन किया है। मैंने लोगों को एसोसिएशन में भर्ती करने के लिए भी उनसे पैसे लिए हैं।
तेजिंदर ने बौखलाते हुए कहा। जो तेजिंदर अभी तक मुंह खोलने तक को राजी नहीं था, अब उसके मुंह से तोते की तरह बोल फूट पड़ रहे थे। वो बस बोलता चला जा रहा था और रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अलावा मेरे साथ के लोगों ने भी पैसा खाया है। वाइस प्रेसिडेंट ने अकाउंट्स में घपला करके 10 करोड़ रुपए उड़ाए हैं, तेजिंदर ने फिर से कहा। उसके पूरे शरीर में उसे एक अजीब सा करंट महसूस हो रहा था और वो जल्द से जल्द उस करंट से पार पा लेना चाहता था। इसके अलावा मेरे बेटे ने भी 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ में बिस्तर शेयर किया है। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ में जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। उसने जितनी भी लड़कियां का इस्तेमाल किया ना, वो सभी एसोसिएशन की ही लड़कियां थी। वो सभी मेरे स्टूडेंट्स थी लकी। और ये काम सिर्फ मेरे लड़के ही नहीं बल्कि मैंने भी बहुत किया, बहुत ज्यादा। तेजिंदर के मुंह से चीख निकल गई। बाकी लोग जो वहां खड़े हुए थे, उन्हें तेजिंदर की यह हालत देखकर तो हंसी आ रही थी। लकी भी चुपचाप उनकी बात सुन रहा था, लेकिन अब बोलने की बजाय तेजिंदर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तेजिंदर भाई, मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी बड़े घपलेबाज निकले हो यार। ऐसे में मुझे लगता है कि आपकी सजा तो चालू रखनी चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। क्या कहते हो? लकी ने अपने कुछ साथियों से पूछा। सभी ने एक सुर में हाँ कह दिया। मैं कोई भी फैसला अपने साथियों से बिना पूछे करता नहीं हूं, और उनकी बात को तो मैं कभी भी टाल नहीं सकता हूं। काम चालू रखो भाइयों, लकी ने कहा। उसकी बात सुनकर पीछे खड़े लोगों को फिर से हंसी आ गई। आखिर में जब सजा अपने चरम पर पहुंच गई और लकी को लगा कि अब तेजिंदर के चेहरे की नसें फट जाएगी, तो उसने ताली बजा दी। उसका इशारा पाते ही सुई गोदने वाले लोगों ने उसके शरीर में सुई गोदना बंद कर दिया, लेकिन तेजिंदर ने अपने जुर्म कबूल करना बंद नहीं किया था। जब लकी को तेजिंदर के मुंह से जो सुनना था वो सुन तो लिया, और वो शाम को गुरी के साथ में फिर से एसोसिएशन के ऑफिस आ गया। बाकी डिटेल लेने के लिए उसने गुलशन को बोल दिया था, और साथ में उसने ये भी हिदायत दी थी कि इन चीजों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लकी ने आज एक बड़ा काम निपटा लिया था और इस बात से उसे काफी खुशी हो रही थी, लेकिन एक चीज उसके दिमाग में खटक भी रही थी। तेजिंदर ने जितने भी खुलासे किए थे, उसमें से एक खुलासा शमशीर से जुड़ा हुआ भी था। हालांकि उसने जो भी कुछ कहा था उसका कोई सबूत नहीं था। ऐसे में लकी इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसे पहले जाकर शमशीर से बात करनी चाहिए या फिर पहले सबूत इकट्ठा कर लेना चाहिए। आखिर में जब लकी को लगा कि अगर शमशीर ये सब सुनेगा तो बेकार में परेशान हो जाएगा, तो उसने ये तय किया कि वो पहले इस मसले से जुड़े हुए सबूत इकट्ठा करेगा और उसके बाद में इस बारे में कोई बात करेगा। जब लकी गाड़ी में बैठा हुआ था कि इतने में उसका फोन बजने लगा। लकी ने जब फोन उठाया तो उधर से उसे एक जानी पहचानी सी आवाज आई। लकी, पहचाना? मैं बात कर रही हूँ आश्रम से। कैसे हो बेटा? जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी तो वो पहचान गया था कि सामने से कौन बात कर रहा था। ये वही बूढ़ी महिला थी जिसने आश्रम में उसकी सासू माँ की काफी मदद की थी, और जब लकी भी वहां कुछ दिन के लिए तैयारी करने गया था तो उसे बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी जिसके बारे में उसकी सासू माँ ने भी उसे नहीं बताया था। अरे नानी जी, आप कैसी हैं? आप सब ठीक तो है? लकी ने चहकते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नानी उसे फोन करेगी। उसने प्यार से उसे नानी कहना शुरू कर दिया था। अचानक से लकी को ये याद आया कि वो बूढ़ी थी और साथ में उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। पिछली बार जब लकी उनसे मिला था तो उसने उनसे इलाज के बारे में बात की थी। लकी को वैद्य जी ने कुछ ऐसी चीजें बताई थी जिससे वो अपनी नानी की आंखों की रोशनी वापस ला सकता था। ऐसे में शायद उस बूढ़ी औरत ने भी उसे इसी सिलसिले में फोन किया था। हालांकि लकी को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें ठीक कर सकता था या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देखना चाहता था। जब इधर लकी अपनी नानी से बात कर रहा था तब उधर उसके दादाजी शिवराज परेशान से हॉल में बैठे हुए थे। प्रफुल्ल की माँ उसके जाने के बाद में बेहोश हो गई थी और सोफे पर लेटी हुई थी। उनका अपना डॉक्टर आया और वो उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। फिर उसने उनकी पल्स चेक करके कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पैनिक अटैक है। मैंने ड्रिप में इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएंगे, उसने कहा और अपना सामान उठाकर वहां से जाने लगा। इतने में दशरथ ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, डॉक्टर आप एक बार पापा का ब्लड प्रेशर भी चेक कर लो। नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, शिवराज ने कहा। जब डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि किसकी बात को सुना जाए कि इतने में दशरथ शिवराज के पास में आया और उसे बैठाते हुए बोला, पापा आप एक बार चेकअप करवा लीजिए, बाद में फिर दिक्कत हो सकती है। हाँ सर, 2 मिनट लगेंगे, मैं सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ, डॉक्टर ने कहा और अपनी मशीन फिर से खोल दी। शिवराज भी सोफे पर आकर बैठ गए थे। डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया और कहा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मैं टैबलेट दे रहा हूँ, ये खिलाकर आप इन्हें कमरे में ले जाइए, आराम की जरूरत है इन्हें, डॉक्टर ने कहा और अपने बैग में से एक गोली निकाल कर उन्हें दे दी।
टैबलेट खाने के बाद में जब शिवराज काशीनाथ के साथ कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो जाते जाते उन्होंने कहा, एक बात का सब लोग खास ध्यान रखना, ये बात इस हॉल में जितनी भी लोग बैठे हुए थे उनके बीच से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये ना सिर्फ प्रफुल्ल की इमेज के लिए जरूरी है बल्कि हमारे पूरे खानदान की इमेज के लिए भी जरूरी है। बाकी मैं उसे छुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगा। दशरथ, हमारे वकील को फोन लगाओ। शिवराज ने प्रफुल्ल की मां की तरफ देखते हुए कहा। दशरथ ने अपना फोन निकाला और वकील को फोन मिलाना शुरू कर दिया। इधर शिवराज भी अपने कमरे में आ गए थे। काशीनाथ ने फिर से उनके लिए बिस्तर बना दिया और कमरे का एसी चालू कर दिया। आप सब जाइए, अगर किसी चीज की जरूरत लगेगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। काशीनाथ ने कहा। वो वहां से निकल गया, लेकिन शिवराज की आंखों में नींद दूर दूर तक अब नजर नहीं आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो प्रफुल्ल को बचा पाएंगे? और क्यों फोन किया था उस बूढ़ी औरत ने लकी को? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।